वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में सेल चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्कस करेंगे। साथ साथ सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाले डिफरेंट मॉडल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फ्लूइड मॉलिसिक मॉडल को डिस्कस किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में। तो सबसे पहले फीचर की बात करें तो जो फॉस्फोलिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन में, वो जनरली क्या शो करता है, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन मोनोलेयर टू अनदर मोनोलेयर। मतलब क्या बोला, जो फॉस्फोलिपिड है सेल मेम्ब्रेन में, जो कल हमने स्ट्रक्चर देखा था सेल मेम्ब्रेन का, उसमें बोला जो फॉस्फोलिपिड वाला पार्ट है वो शो करता है कि मॉलिक्यूल के एक्सचेंज को, मतलब मीन्स एक साइड से दूसरे साइड जो लिपिड लेयर है इनके थ्रू मॉलिक्यूल को क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है। इस मूवमेंट को हम टर्म क्या देते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। मतलब लिपिड के जो दोनों लेयर है उनके एक साइड से दूसरे साइड तक मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। ऐसा फीचर कौन शो करता है, फॉस्फोलिपिड। चलो सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, अगर हम ESR मतलब होता है इलेक्ट्रोस्पिन रेजोनेंस, अगर इसके थ्रू हम मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं तो क्या देखते हैं, द फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म किसमें एब्सेंट होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल में। ध्यान देने वाली बात है, अभी मैंने बताया कि जो फॉस्फोलिपिड वाला पार्ट है मेम्ब्रेन में वो तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को शो करता है। मीन्स वो एक साइड से दूसरे साइड तक मॉलिक्यूल को उसमें एक्सचेंज होते हैं या ट्रांसफर हो सकते हैं। बट जो प्रोटीन वाला पार्ट है, मीन्स जैसे आपने बोला था मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन का अगर ये प्रोटीन वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब ESR क्या है, ESR के थ्रू हम देख सकते हैं कि कोई भी जो मोलिकुलर मूवमेंट को, जैसे आपने बोला प्रोटीन की लेयर है उसमें अगर उसमें एक्सचेंज अगर नहीं हो रहा है तो ESR के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि लिपिड वाले लेयर में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो रही है और जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होती है, एब्सेंट होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, बोला जो दोनों प्रोटीन और लिपिड के पार्ट हैं ये क्या शो करते हैं, रोटेशनल एंड लेटरल डिफ्यूजन इन मेम्ब्रेन। रोटेशन मतलब आप मेम्ब्रेन की बात करो तो मेम्ब्रेन फोल्ड भी हो सकती है सेल मेम्ब्रेन। साथ साथ हमें अगर हम देखें तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है, डिफ्यूजन। मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन आप देखा ना, लेटरल डिफ्यूजन, लेटरल साइड से हम डिफ्यूजन देख सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वगैरह का। ठीक है, तो जो प्रोटीन और लिपिड का पार्ट क्या शो करता है, एक तो रोटेशनल मूवमेंट, साथ साथ लेटरल डिफ्यूजन को क्या करता है, शो करता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये IMP भी है। जो यूकैरियोट का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें फॉस्फोलिपिड के अलावा की बात करें अगर लिपिड के पार्ट की, तो उसमें हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड तो मिलता ही है, साथ साथ फॉस्फोलिपिड के अलावा अदर लिपिड की बात करें तो उसमें क्या दिखाई देता है, कोलेस्ट्रॉल। बट प्रोकैरियोट जो होता है, प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल के जैसा ही दूसरा सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपेनॉइड्स। क्या बोलते हैं, ओपेनॉइड्स। तो याद रखेंगे ओपेनॉइड्स किस में मिलता है, प्रोकैरियोट में। यानी यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है। चलो नेक्स्ट अगर फीचर की बात करें, एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रिन। एक ऐसा प्रोटीन है, हेलिकल एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है। हेलिकल इन द सेंस आप ऐसा बोल सकते हो, हेलिकल एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है जो किसके साथ अटैच्ड होता है, इंट्रिंजिक प्रोटीन के साथ।
और अटैच कहाँ होता है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। मतलब अगर हम बात करते हैं कि अगर ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या है आपका, प्रोटीन का, और बीच में क्या प्रेजेंट है, लिपिड के बाइलेयर प्रेजेंट है। तो इनर वाले साइड से क्या होता है, ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन किसके थ्रू अटैच्ड होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन के साथ कंबाइंड होके इनर मेम्ब्रेन के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। साथ साथ क्या फॉर्म करते हैं, साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन किसके थ्रू फॉर्म करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट, एंड माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट के साथ वो क्या फॉर्म करते हैं, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। आपने पढ़ा होगा साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, हमें यूकैरियोट में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलता। चल नेक्स्ट फीचर की बात करें, बोला है पोरीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन कहाँ मिलते हैं हमें, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और दूसरा कहाँ मिलता है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। याद रखेंगे, एग्जाम में आपके क्वेश्चन किया है कि पोरिन्स और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है, ये दोनों प्रोटीन हमें कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ मिलेंगे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, साथ साथ कहाँ मिलेगा, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट पेज की बात करें तो एक प्रोटीन आप बोल सकते हो परमीएज और ट्रांसलोकेज, ये कैसे काम करते हैं, कैरियर के जैसे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, कैरियर के जैसे काम करते हैं। और हेल्प किस में करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। मतलब मेम्ब्रेन से वन साइड टू अनदर साइड अगर डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे करते क्या काम है, कैरियर का काम करते हैं। इनके थ्रू क्या होता है, मोलिक्यूलर ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, डिफरेंशियल परमिएबल होता है। मीन्स कुछ मॉलिक्यूल के लिए सिलेक्टिबल परमेबल भी हो सकता है, कुछ के लिए सिलेक्टिबल परमेबल होता है। मीन्स मेम्ब्रेन कुछ ही मॉलिक्यूल को क्या करता है, वो अपने थ्रू पास कर सकता है, या ऐसा आप बोल सकते हो कि सारे मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट होता है एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, अगर हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सेमी परमेबल पढ़ते हैं। अब आप बात करते हो कि यूकैरियोटिक सेल में, जनरली हम एनिमल सेल की अगर बात करते हैं तो हम सेलेक्टिबल परमेबल पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेनली जो मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, डिफरेंशियल परमेबल होता है। मतलब अलग अलग सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है, कई जगह वो सेलेक्टिबल परमेबल होता है, कई जगह वो सेमी परमेबल भी होता है, ठीक है। मीन्स ओवरऑल बात करें तो सेल मेम्ब्रेन से कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल ही क्या कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो एक जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड वाला जो आपने पार्ट पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब अगर प्रोटीन वाला जो लेयर है उससे ओलिगोसेक्राइड की चेन कनेक्ट हो तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। अगर लिपिड वाले पार्ट से ओलिगोसेक्राइड की चेन कनेक्ट हो तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, ठीक है। ये करते क्या, प्रोवाइड करते हैं एंटीजन स्पेसिफिसिटी। अब एंटीजन स्पेसिफिसिटी मतलब जैसे आरबीसी एंटीजन आपने पढ़ा होगा ना, हमारे आरबीसी में भी कई सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप ब्लड ग्रुप की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे आप क्या पढ़ते हो, ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन एंड ओ एंटीजन, ठीक है। तो ओ मतलब वहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, मेनली आप ए एंड बी एंटीजन ही होते हैं। तो ये सारे एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी में ही प्रेजेंट है। तो आपने पढ़ा होगा ना, एक पर्टिकुलर पर्सन को हम पर्टिकुलर ही ब्लड ग्रुप ट्रांसफर करते हैं। जैसे अब मान लो कोई ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है तो उसको हम बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, क्योंकि उसका आरबीसी में क्या है, ए ही एंटीजन है। अगर बी वाला ब्लड ग्रुप देंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो जाएगा और ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ग्लाइकोलिपिड का काम क्या काम करता है, एंटीजन स्पेसिफिसिटी का काम करता है। जैसा पहला एग्जांपल मैंने आपको समझाया, आरबीसी एंटीजन। सेकंड, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। जो सेल में फर्टिलाइजिंग मतलब एक से बोल सकते हो कि जो फर्टिलाइजेशन या आप गैमीट वेरी की फ्यूजन वेरी की बात करो, वहाँ पर भी क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड वेरे का पार्ट क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है।
नेक्स्ट इसके बाद अगर हम फीचर की बात करें, अब जो लिपिड होता है सेल में वो क्या प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी मतलब पता है लचीलापन, इलास्टिसिटी मतलब वो स्ट्रेचेबल हो सकता है, स्टेबिलिटी मतलब सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, साथ साथ ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होता है, सेल जंक्शन के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। सेल जंक्शन मतलब एक सेल से दूसरे सेल को जो कनेक्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, सेल जंक्शन के थ्रू। तो सेल जंक्शन के फॉर्मेशन में भी सेल मेम्ब्रेन का में लिपिड का रोल है। सेल डिवीजन में भी पार्टिसिपेट करता है। सेल डिवीजन मतलब एक सेल से न्यू सेल के बनने में भी पार्टिसिपेट करता है लिपिड वाला पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। एंडोसाइटोसिस मतलब आप ऐसा बोल सकते हो सेल के अंदर से सेल के इनर ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, हेल्प करता है। सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, लिपिड वाला पार्ट। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो बोला जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है कैन चैनलाइज डायरेक्टली अक्रॉस लिपिड लेयर। जो भी फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है वो आसानी से इस लिपिड लेयर को हम क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। बट जो न्यूट्रल सॉल्यूट है may move across the membrane by the process of simple diffusion। बोला जो न्यूट्रल सोल्यूट है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, प्लस माइनस ऐसा बोलता है, पोलर नॉन पोलर, मतलब जो बिल्कुल न्यूट्रल है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या हो सकते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट तो हो सकते हैं, बस किसके अलोंग ट्रांसपोर्ट होते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। मीन्स आप बोलते हो कि सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस पे कोई भी मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो सकता है along with concentration gradient। अब concentration gradient का मतलब क्या हुआ, concentration gradient का मतलब हुआ higher concentration to lower concentration। मीन जैसे आप बोलो जो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यही है। तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रल मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें, बोला कि वाटर भी मूव कर सकता है इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, कैसे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। वाटर का भी मूवमेंट हम सेल मेम्ब्रेन में सेम वही देखते हैं, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। बट जब हम वाटर की मूवमेंट की बात करते हैं किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू या सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, ऑस्मोसिस। क्या टर्म देते हैं, ऑस्मोसिस। तो को आपने बोला न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन के फॉर्म में हो रहा है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। बट अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन से हायर टू लोअर कंसंट्रेशन पे, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, ऑस्मोसिस। तो एक तरह से ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूजन का क्या है, टाइप है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो बोले जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। जो पोलर मॉलिक्यूल है मतलब जो चार्ज है मॉलिक्यूल में, वो मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर के थ्रू क्या होते हैं, पास नहीं हो सकते। तो उनको रिक्वायर्ड किसकी होती है, कैरियर प्रोटीन की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैरियर प्रोटीन की। अब एक कैरियर प्रोटीन क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन में बीच बीच में तो क्या बताया था अभी कि जो कुछ पोलर मॉलिक्यूल हैं, मीन्स मतलब जो भी पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें चार्ज प्रेजेंट है वो आसानी से पास नहीं कर सकते लिपिड बाइलेयर में, डायरेक्टली नहीं पास कर सकते, ठीक है। तो करना क्या होता है वहाँ पे हमें कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, अब कैरियर प्रोटीन क्या है, आपने देखा होगा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, लिपिड बाइलेयर में इम्बेडेड होते हैं, या आप बोल सकते हो कि उसमें अंदर की तरफ क्या बोलते हैं, इमर्ज होते हैं। तो प्रोटीन कैसे काम करते हैं, चैनल प्रोटीन के जैसे काम करते हैं, ठीक है। यानी आपने अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ना कि कुछ प्रोटीन क्या होते हैं कि लिपिड बाइलेयर में वन साइड टू अनदर साइड क्या होते हैं, इमर्ज होते हैं। तो कैसा काम करते हैं, चैनल प्रोटीन के जैसे काम करते हैं। उसके थ्रू क्या होता है,
इन पोलर मॉलिक्यूल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और उसको हम टर्म क्या देते हैं, उसको हम टर्म देते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। क्या टर्म देते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। मतलब यहाँ पे भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पे हमें एक कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या चैनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जिसके थ्रू पोलर मॉलिक्यूल वन साइड टू अनदर साइड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो बोला है कुछ आयन हैं और मॉलिक्यूल हैं, वो मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चलो अब क्या बोला, कुछ आयन और मॉलिक्यूल अगर मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, का मतलब अभी आपने पढ़ा था ना एलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब आपने क्या पढ़ा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जब अगेंस्ट की बात की जाएगी तो वहां पे क्या हुआ, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल आयन है जो मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं वन साइड टू अनदर साइड। वहाँ पे कैसे वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और ऐसे ट्रांसपोर्ट को के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी। अब एनर्जी किस फॉर्म में रिक्वायर्ड होगी, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है, एटीपी के फॉर्म में। और इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आप याद रख लीजिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टर्म कहीं भी आएगा उसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल या आयन का हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं वहाँ पे हमें एनर्जी की नीड होती है, यानी एटीपी हमें देनी पड़ती है। और ज़्यादातर ऐसे ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होते हैं, मतलब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। और इसका एग्जांपल के बेसिस पे अगर बात करें तो आप बोलते हो ना हमारे बॉडी में से सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होता है। अब आप बोलोगे सोडियम पोटेशियम पंप का मतलब क्या हुआ, तो वो सोडियम पोटेशियम पंप हमारे बॉडी में मसल में भी ऑपरेट होता है। जब आप बात करते हो कि हमारे बॉडी में आप मसल कॉन्ट्रैक्शन की भी बात कर लो, या आप बोल सकते हो जो हमारे बॉडी में न्यूरल सिनेप्स का ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है, तो वहाँ पर भी सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होता है। तो अब सोडियम पोटेशियम पंप कैसे ऑपरेट होता है, जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर और आपको डिटेल बताया जाएगा वहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, तो फिलहाल सोडियम पोटेशियम पंप जो हमारे बॉडी में ऑपरेट होता है, या सिंपल बात करें सोडियम और पोटेशियम आयन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और यहाँ पे हमें एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है, एटीपी के फॉर्म में। और इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या टर्म देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कुछ मॉडिफिकेशन को। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन में कुछ मॉडिफिकेशन की बात करें तो पहला मॉडिफिकेशन क्या है, माइक्रोविलाई का। ठीक है, तो बोला ये फिंगर लाइक इवेजिनेशन होता है। अगर नॉर्मल लेंथ की बात करें तो 0.6 टू 0.8 मीटर इन लेंथ माइक्रोविलाई का हो सकता है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड ऑन सरफेस ऑफ सेल कॉल्ड ब्रश बॉर्डर। आगे और बात करें तो ब्रश बॉर्डर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो माइक्रोविलाई क्या है, फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन है जो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे दिखाई देती है। और दूसरे टर्म में इसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। अब ये करता किस में है, ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन मतलब किस में कर सकते हैं, इंटेस्टिनल सेल में। मतलब जैसे आप बोलते हो कि हमारे बॉडी में जब डाइजेस्टिव सिस्टम की आप बात करते हो, आपने 10th में पढ़ा होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा होगा, इलियम वाला जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में भी एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो जब हम मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ पढ़ते हैं, हम इलियम वाले पार्ट में, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली हम एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर वेयर है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और हम यहाँ पे बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा, बहुत सारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा, जो साइट किसके लिए देते हैं, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। साथ साथ हेपेटिक सेल की बात करें तो हेपेटिक सेल मतलब लिवर सेल, वो बाइल प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पे भी जो एपिथेल सरफेस होगा सेल का, मेम्ब्रेन का, वहाँ पे माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया। यूनिकरस ट्यूब्यूल। अगर बात करो आप किडनी में, तो किडनी भी मैक्सिमम क्या काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो किडनी में भी मैक्सिमम सॉल्यूट, या बोल सकते हो कि उनका एब्जॉर्प्शन होता है, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है।
वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियम मतलब बोल तो दिया मैंने, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम मतलब जो इंटेस्टाइन के एपिथेलियम है वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, ये माइक्रोविलाई वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और करते क्या है माइक्रोविलाई यहाँ पे इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में माइक्रोविलाई का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। बॉक्स लिख रखा है 3000 पर सेल, एक सेल पे 3000 से ज़्यादा हो सकते हैं। और ये यहाँ पे करते क्या है, सरफेस एरिया को भी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, वेव ऑफ माइक्रोफिलामेंट एक्टिन मायोसिन एंड स्पेक्ट्रिन, इनके एक्टिन मायोसिन और स्पेक्ट्रिन ये जो प्रोटीन है इनके वेव नेटवर्क के थ्रू क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्या होता है। नेक्स्ट बात करें, सेकेंड मॉडिफिकेशन क्या है, एंडोसाइटिक रिसाइकल। तो क्या होता है, ये दे आर इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है जिसमें फ्लूइड फिल होता है और सॉलिड पीस या सॉलिड पार्ट या कोई सॉलिड सब्सटेंस फिल होते हैं। और फिल होके क्या फॉर्म करते हैं, या तो पिनोसोम्स फॉर्म करते हैं या फेगोसोम फॉर्म करते हैं। अगर मान लो सेल मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग हो रही है, मीन्स ऐसा कुछ आप समझ लो, ठीक है। तो अगर इसमें लिक्विड वाला पार्ट फिल हो रहा है तो इसको हम टर्म क्या देंगे, पिनोसोम्स। अगर इसमें सॉलिड वाला पार्ट फिल हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेगोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड मॉडिफिकेशन की बात करें तो सीथ। बोला अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीलिया और फ्लैजिला के ऊपर ग्रो करता है, यानी आप बोलते हो ना कि फ्लैजिला या सीलिया के ऊपर अगर सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट ग्रो करे, ठीक है, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, सीथ। क्या टर्म देते हैं, सीथ, ठीक है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के सेल जंक्शन को। मीन्स मेम्ब्रेन एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होता है सेल जंक्शन के थ्रू, तो उस कौन कौन से सेल जंक्शन है, कैसे सेल जंक्शन फॉर्म होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को। कुछ फंक्शन तो मैंने अभी भी बताया, फिर वापस उसको कुछ फंक्शन जो मेन मेन फंक्शन उसको रिवाइज करेंगे, फिर कुछ सेल मेम्ब्रेन के स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेन सेल जंक्शन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।